Hello everyone. Now we are going to solve an explosion projectile problems. इसको हम लोग दो अप्रोच से सॉल्व करेंगे। एक तो बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का इस्तेमाल करके सॉल्व करेंगे, और एक थोड़ा इजीएस्ट वे में जो हम लोग मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास का कंसेप्ट पढ़े हैं उसको इम्प्लीमेंट करके करेंगे। तो सबसे पहले जो बेसिक कंसेप्ट है, जो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का कंसेप्ट है, उस पर हम इस एक्सप्लोजन ऑफ प्रोजेक्टाइल के केस को सॉल्व करते हैं। जैसा आप प्रॉब्लम के स्टेटमेंट में देख पा रहे हैं कि ए प्रोजेक्टाइल is fired at a speed of 100 मीटर पर सेकेंड at an angle 37 डिग्री। कहने का मतलब ये है कि जैसे सपोज करो कि हमारा प्रोजेक्टाइल फायर हुआ है, तो पहले तो मैं एक्सिस ले लेता हूँ, क्योंकि प्रोजेक्टाइल के मोशन को ऑब्जर्व करना है, तो मैंने एक्सिस ले लिया, और यहाँ से एट एन एंगल 37 डिग्री एंगल बनाते हुए एक प्रोजेक्टाइल को फायर किया गया। ठीक है, अब वो क्या रहा है कि किस वेलोसिटी से फायर किया गया, तो u इज इक्वल टू 100 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से इसको फायर किया गया है। ठीक है, अब क्या हो रहा है, अबव द हॉरिजॉन्टल एट द हाईएस्ट पॉइंट द प्रोजेक्टाइल ब्रेक्स इनटू टू पार्ट ऑफ मास 1:3। अब देखो क्या हुआ कि जब ये प्रोजेक्टाइल अपने फ्लाइट में जब अपने हाईएस्ट पोजीशंस पे था, प्रोजेक्टाइल जब आपको फॉलो करता है, आपको पैराबोलिक ट्रैजेक्टरी को फॉलो करता है, तो ये कुछ ऐसा फॉलो करता है। ठीक है, अब ये मूवमेंट है जहाँ पे ये प्रोजेक्टाइल क्या है, अपने हाईएस्ट पोजीशंस पे। ठीक है, ये क्या है, तो अपने हाईएस्ट पोजीशंस पे है। अब इस हाईएस्ट पोजीशंस पे जाने के बाद ये प्रोजेक्टाइल दो टुकड़ों में बट गया, टू पार्ट में डिवाइड हो गया। अभी ऑफ कोर्स इसके अंदर जो है सो इंटरनल फोर्सेस के चेंजेस की वजह से एक्सप्लोजन हुआ होगा, तभी वो टूटा बिखरा, तो दो पार्ट में डिवाइड कर गया। और मास रेशियो जो था किस पार्ट में, जैसे सपोज करिए दो टुकड़ा में बटा, एक टुकड़ा ये मान लो एक्सप्लोजन हुआ, एक टुकड़ा ये मान लो, तो दो टुकड़ा में बटा, और जो उनका मास रेशियो, जैसे सपोज करो ये m2 है और ये यदि m1 है, तो मास रेशियो जो m1 बाई जो m2 है वो 1:3 है। मतलब कहने का मतलब है कि एक का मास होगा m, तो दूसरा का मास क्या हो जाएगा, थ्राइस ऑफ m, ये दूसरे का मास होगा, तभी ये 1:3 के कंसेप्ट को मतलब फॉलो करेगा। तो ये कह रहा है गैजेस कि हाईएस्ट पॉइंट पे जो है सो प्रोजेक्टाइल ब्रेक्स हो गया टू पार्ट में, और कितना मास रेशियो कितना, 1:3 में, और साथ में यह भी कह रहा है कि स्मॉलर कमिंग टू द रेस्ट। अब स्मॉलर जो है वो रेस्ट में आ गया। तो सबसे पहले ये देखो कि तुम्हारा प्रोजेक्टाइल जो हाईएस्ट पॉइंट पे होगा तो उसके पास कौन सी वेलोसिटी होगी। देखो जब तुमने प्रोजेक्ट किया, मान लो u वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया, तो यहाँ पे जो है तो ये u cos थीटा, और यहाँ पे वर्टिकल डायरेक्शन में वेलोसिटी था u sin थीटा। ठीक है, आपको पता है कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इस प्रोजेक्टाइल पे कोई भी फोर्सेस एक्ट नहीं कर रहा है, तो ये जो वेलोसिटी है u cos थीटा का वो थ्रू आउट द जर्नी सेम रहेगी। ठीक है, लेकिन वर्टिकल डायरेक्शन में जो u sin थीटा एक्ट कर रहा है, लेकिन साथ में हमारा ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन g डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, तो ऑफ कोर्स u sin थीटा की जो वैल्यू है वो प्रोजेक्टाइल मोशन में क्या होता है कि जैसे जैसे पार्टिकल ऊपर की ओर जाती है तो उसकी वैल्यू घटती जाती है, वो पार्टिकल डी एक्सेलरेट होते जाता है, तो वेलोसिटी घटती जाती है। तो ऑफ कोर्स जब हाईएस्ट पॉइंट जो होता है वो पॉइंट होता है जहाँ पे पार्टिकल के पास वर्टिकल डायरेक्शन में कोई वेलोसिटी नहीं होती है, केवल हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी होगी। सपोज करो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इसके पास वेलोसिटी मान लो मैंने कहा कि vx है, जो बेसिकली ये जो v0 एक्स है जिस वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया गया वो उसी के बराबर होगा, u cos थीटा के बराबर ही होगा, क्योंकि पूरे जर्नी के दौरान हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी बदलती नहीं है। लेकिन वर्टिकल डायरेक्शन में जो है इस प्रोजेक्टाइल के पास जो vy है वो क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि ये प्रोजेक्टाइल अपने जर्नी के हाईएस्ट पॉइंट पे है। ये प्रोजेक्टाइल का बेसिक कंसेप्ट है। तो यहाँ जब ये पहुंचा तो प्रोजेक्टाइल एट हाईएस्ट पॉइंट पे, एट हाईएस्ट पॉइंट पे प्रोजेक्टाइल के पास क्या है, तो vx है जो बेसिकली क्या है, u cos थीटा है, और vy जो है वर्टिकल डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है ये क्या है, 0 है। ये जो है ये कब का है, ये बिफोर कोलिजन का है। क्या है, बिफोर एक्सप्लोजन। जब एक्सप्लोजन नहीं हुआ था तो प्रोजेक्टाइल के पास हाईएस्ट पॉइंट पे ये वेलोसिटी थी। जब एक्सप्लोजन हुआ, इंटरनल फोर्सेस के चेंजेस की वजह से एक्सप्लोजन हुआ, ऑफ कोर्स जब एक्सप्लोजन हुआ तो इसका दो पार्ट जो है वो क्या हुआ, बट गया। एक पार्ट मान लो m1 ये है, m2 ये है। अब ये जो दूसरा पार्ट है, ठीक है, ये जो दूसरा पार्ट है, और पहले पार्ट के बारे में बोलता है कि फर्स्ट पार्ट जो है सो रेस्ट में आ गया। मतलब फर्स्ट पार्ट के पास जो इनिशियली जो ये वेलोसिटी थी u cos थीटा,
ठीक है। तो जब फर्स्ट पार्ट का जो तो फर्स्ट पार्ट जब बटा तो मान लो कि इसकी वेलोसिटी हो गई, तुम लिख लो इसको v1 x प्राइम, ठीक है। लेट द वेलोसिटी ऑफ पार्ट वन जो बेसिकली क्या है, स्मॉलर पार्ट है। क्या है ये? स्मॉलर पार्ट है। तो इसका जो वेलोसिटी है उसको हमने माना है v1 x प्राइम, और वेलोसिटी ऑफ पार्ट टू जो क्या है, लार्जर पार्ट है, उसका वेलोसिटी हमने माना है v2 x प्राइम। तो ये क्या है? ये है आफ्टर एक्सप्लोजन, ठीक है। आफ्टर एक्सप्लोजन जो है ये इस पार्ट का वेलोसिटी होगा। तो अब देखो क्या चीज यहाँ पे समझने की बात यह है कि सवाल तो खुद ही कह रहा है कि स्मॉलर पार्ट इज कमिंग टू रेस्ट। तो स्मॉलर पार्ट रेस्ट में आ गया, मतलब ये जो देखो v1y जो था, जो मतलब ये तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी लिख रहा हूँ ना। आफ्टर एक्सप्लोजन जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी है वो मैं लिख रहा हूँ v1 x प्राइम v2 x प्राइम। वर्टिकल डायरेक्शन में तो ऑफकोर्स पहले भी जीरो था और बाद में एक्सप्लोजन के बाद भी जीरो ही होगा, तो उसको तो मैंने नहीं लिखा। तो अब देखो यहाँ पे क्या चीज़ है कि ये तो v1 x प्राइम जो है ये तो जीरो है। अब हम लोग क्या करेंगे कि कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अप्लाई करेंगे, क्योंकि जो एक्सप्लोजन हुआ हाईएस्ट पॉइंट पे वो मतलब उस पर इंटरनल फोर्सेस की वजह से हुआ। एक्सटर्नल फोर्सेस जो था एट हाईएस्ट पॉइंट पे जो है, हाईएस्ट पॉइंट पे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शंस में कोई एक्सटर्नल फोर्सेस एक्ट नहीं कर रहा था। तो हम लोग लगाएंगे क्या चीज, अप्लाइंग द कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, अप्लाइंग द कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ठीक है। तो बिफोर एक्सप्लोजन और आफ्टर एक्सप्लोजन, तो बिफोर इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, याद रखिए इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, ठीक है। तो जब हम लोग कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को लगा रहे हैं क्योंकि हम ये जानना चाहते हैं कि ये जो हैवियर पार्ट था m2 वो एक्सप्लोजन के बाद किस वेलोसिटी से भागा, क्योंकि एक पार्ट के बारे में तो हमने लिखा हुआ है कि स्मॉलर पार्ट कम टू द रेस्ट, तो इसके बारे में तो मुझे पता है, लेकिन हैवियर पार्ट किस वेलोसिटी से एक्सप्लोड होने के बाद भागा हमको तो वो निकालना है। और कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम इसलिए हम लोग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में अप्लाई कर रहे हैं, वर्टिकल डायरेक्शन में हम लोग नहीं अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि वहाँ ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सटर्नल फोर्स ऐड कर रहा है। तो देखो जब हम अप्लाई करेंगे तो बिफोर कोलिजन जो इसकी वेलोसिटी, इसके जो मोमेंटम है वो क्या है, मास हो गया m, ये हो गया मास ऑफ द प्रोजेक्टाइल। क्या है m है आपका मास ऑफ द प्रोजेक्टाइल, मास ऑफ प्रोजेक्टाइल, ठीक है। तो m और इनटू जो इसका एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी था बिफोर एक्सप्लोजन वो क्या था, u cos थीटा, ठीक है। ये था एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी एंड दिस इज इक्वल टू आफ्टर जब एक्सप्लोजन हुआ। तो देखो यहाँ से ये जो छोटा वाला मास है m1 इंटू v1 x प्राइम प्लस m2 इंटू v2 x प्राइम। तो मैंने कहा कि एक का यदि m मास है तो एक का थ्राइस ऑफ m मास होगा, तो टोटल मास जो होगा प्रोजेक्टाइल का अगर ले लो आप 4 टाइम्स ऑफ m, तो यहाँ क्या आ जाएगा, ये 4 टाइम्स ऑफ m आ गया m के बदले u cos थीटा एंड दिस इज इक्वल टू m1 और ये v1x। तो v1x की वैल्यू मैंने कह रखी है कि ये जीरो है, क्योंकि सवाल खुद ही कह रहा है कि द स्मॉलर कमिंग टू द रेस्ट, एक्सप्लोजन के बाद छोटा वाला पार्ट जो है रेस्ट में आ जाता है। तो इसीलिए हमने क्या किया, इसको यहाँ पे जीरो ले लिया और प्लस यहाँ से m2 क्या है, m2 का मास है थ्राइस ऑफ m, तो ये हो गया 3 टाइम्स ऑफ m इंटू v2 x प्राइम। तो यहाँ से निकला v2 x प्राइम इज इक्वल टू 4m u cos थीटा और बाई यहाँ पे क्या चीज, तो थ्राइस ऑफ m, तो m कट गया, इसका मतलब ये हो गया 4u cos थीटा बाई 3, ये हो गया v2 x प्राइम। मतलब क्या चीज, एक्सप्लोजन के बाद ये जो हैवियर मास था इसकी वेलोसिटी थी v2 x प्राइम हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। तो ऑफकोर्स ये जो ट्रेजेक्टरी फॉलो करेगा एक्चुअली एक्सप्लोजन के ठीक बाद, वो पहले अगर एक्सप्लोजन नहीं होता तो पार्टिकल ऐसे गिरता। अब चूंकि जो है एक पार्टिकल रेस्ट में आ गया, तो उसके बदले जो वेलोसिटी ज़्यादा वेलोसिटी उसको इम्पार्ट होगी, तो वो कुछ जो है इस तरह का पाथ फॉलो करता हुआ यहाँ गिरेगा, क्योंकि कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम फॉलो हुआ। अगर कोई बॉडी मान लो कि v वेलोसिटी से जा रही है और उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्सेस एक्ट नहीं कर रहा, इंटरनल फोर्सेस की वजह से अगर वो एक्सप्लोड करता है और एक पार्ट की वेलोसिटी जीरो हो गई, तो मास तो कम हो गया, तो खुद वेलोसिटी ज़्यादा होगी उसकी, इसलिए वो जो है अपने यूजुअल रेंज से जो है हैवियर पार्ट ज़्यादा दूरी पर जाकर गिरेगा, ठीक है।
तो ये जो गिरा यहाँ पे, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी थी v2 x प्राइम, जो तुमने ये निकाल लिया। अब ये चीज बताओ कि यहाँ से यहाँ ये h हाइट है, तो इसको गिरने में अगर मैं समय निकाल लूँ कि कितने समय में ये हैवियर मास जाके नीचे यहाँ स्ट्राइक किया, तो बस मुझे क्या पता था, मुझे वेलोसिटी पता चल गया, समय टाइम ऑफ फ्लाइट पता चल गया, मल्टीप्लाई करूंगा तो ये डिस्टेंस में निकाल लूंगा कि ये मैक्सिमम हाइट से कितनी दूरी पर जाकर गिरा। ठीक है, तो टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा, ये कितने टाइम पे जो है सो मतलब कितना टाइम लगा यहाँ से यहाँ गिरने में। तो यहाँ से यहाँ गिरने में जो टाइम ऑफ फ्लाइट है TF, अगर टाइम देखोगे ये टाइम कितना लगा, तो TF जब तुम लिखोगे तो व्हाट इज TF, TF इज इक्वल टू u sin थीटा बाई जी। तो जेटाइल मोशन में तुमने पढ़ा है u sin थीटा बाई जी। कैसे आ गया, अगर तुम ऐसा जानना चाहते हो कि सर आपने कैसे इसको डिराइव कर लिया, तो सिंपल सा देखो ना, यहाँ पे ये जो हाइट है वो क्या है, h है। डिस्प्लेसमेंट इस पार्टिकल को क्या करना है, वाई डायरेक्शन को अपोजिट में करना है। तो हम लिख सकते हैं कि s इज इक्वल टू, हम लोग जानते हैं ut प्लस हाफ AT स्क्वायर, ये जानते हैं। अब देखो यहाँ से यहाँ का जो हाइट है वो हम लेते हैं माइनस, डिस्प्लेसमेंट हो गया माइनस h। अब देखो यहाँ से जो तुम्हारा वर्टिकल डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है हैवियर मास का, वो क्या है, 0 है। तो ये हो गया यहाँ से 0, और यहाँ पे a की वैल्यू होगी वो क्या होगी, माइनस जी, क्योंकि y एक्सिस तुमने ऊपर लिया है। तो माइनस 1/2 यहाँ पे g इंटू यहाँ पे t पे, यहाँ पे क्या लगेगा u GT पे स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से जो t की वैल्यू निकालोगे, t की ये माइनस कट जाएगा, तो t की वैल्यू क्या निकल जाएगा, ट्वाइस ऑफ h बाई जी। ठीक है, और का रूट अंडर, और तुम जानते हो कि जो h की जो वैल्यू है, तुम्हारा जो हाइट है, मैक्सिमम हाइट की वैल्यू कितनी आती है, मैक्सिमम हाइट की वैल्यू आती है u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई ट्वाइस ऑफ जी। तो जब तुम इसको इसमें सब्स्टिट्यूट करोगे तो यू फाइनली गेट द सेम थिंग दिस। या फिर तुम ये भी जानते हो कि यहाँ से यहाँ जाने में यूजुअल जो है, तुम इससे निकाल सकते हो कि दिस इज u साइन थीटा बाई जी। ठीक है, तो ये आ गया तुमको कितना, कि ये पार्टिकल अगर मान लो कि v2 x प्राइम वेलोसिटी से प्रोजेक्ट हुआ एक्सप्लोजन के बाद, तो जमीन पे ये कितने देर में स्ट्राइक करेगा, तो u साइन थीटा बाई जी टाइम्स में स्ट्राइक करेगा। तो इसका मतलब डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया, डिस्टेंस कितना, यहाँ से यहाँ जो d डिस्टेंस है वो कितना उसने ट्रैवल किया, तो हम लिखेंगे d इज इक्वल टू v2 x प्राइम इंटू टाइम लगा। तो v2 x प्राइम क्या है, 4u cos थीटा इंटू यहाँ पे u साइन थीटा बाई यहाँ पे g आ गया। तो 4 कितना, 4 इंटू u है 100, और तुमको cos 37 है। तो 37 का कहानी हम लोग जानते हैं कि ये अगर 37 डिग्री होता है तो ये 3, ये 4 और ये 5 होता है। तो cos 37 हो जाएगा 4/5 इंटू 100 और इंटू साइन 37 हो जाएगा 3/5, और बाई यहाँ पे जी 10 हो जाएगा। 10 से 10 ये काट दो, ठीक है, और ये कट गया तो 5 से 2 हो गया। ठीक है, और यहाँ से 5 से ये 20 हो गया। तो 4 8 तो 24, ये हो गया 480 मीटर, 480 मीटर। ये कितना आ गया, ये आ गया 480 मीटर। देख लो 8 और जो 32 और 1 मिनट फिर से मैं देख लेता हूँ, 8 8 चौके 32, 1 मिनट, आई एम मिस्टेकिंग समवेयर 20। यहाँ से देखो ना, ये 4/5 3/5 हुआ। तो जब हम लोग इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 दूना 8, 8 चौके 32, 32 दूना 64, तो 32 दूना 640, और यहाँ पे फिर 3 भी तो आ रहा है ना। दिस 3 इज ऑल्सो कंफ्यूजिंग इज वाई 4u cos थीटा, ये देखो 4u cos थीटा, तो cos 37 4/5 इंटू 100 3/5। तो हमने क्या किया, 5 से 20 कर दिया, और यहाँ से ये 5 2 कर दिया। तो 4 दूना 8, 8 चौके 32, 32 दूना 64, 640, और इंटू यहाँ पे 3। तो ये तो आ जाएगा, ज़्यादा आ रहा है ये तो। आई थिंक वी आर मिस्टेकिंग समवेयर, एंड कहाँ पे मिस्टेक हो रहा है हमसे। ये मास है 3, ये थ्राइस ऑफ m मास है। ठीक है, तो ये 4/3 आया, 4/3। तो यहाँ पे 3 जो था, ये मैंने मल्टीप्लाई में यहाँ 3 मिस कर रहा हूँ शायद में, या वी आर मिसिंग है द 3 क्वांटिटी। यहाँ देखो ना 4u cos थीटा बाई यहाँ पे 3 आएगा। तो यहाँ पे जब 3 आएगा तो यहाँ भी ये 3 जाएगा, तो 3 से 3 तो कट जाएगा। तो अल्टीमेटली क्या आ जाएगा, 4 दूना 8, 8 चौके 32, 640 मीटर आया। तो कहने का मतलब यहाँ से यहाँ ये 640 मीटर पर जा करके, इस पॉइंट से 640 मीटर पे मतलब जा करके ये हैवियर मास स्ट्राइक करेगा। ठीक है, और आपको पता है कि ये प्रोजेक्टाइल अगर नॉर्मली जाता तो इसका रेंज क्या होता,
क्योंकि ये रेंज का आधा, ये जो डिस्टेंस है ये रेंज का आधा होगा। तो रेंज का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं कि r इज इक्वल टू यू स्क्वायर इंटू यहाँ पे साइन 2 थीटा बाई जी, या फिर इसको लिख सकते हैं यू स्क्वायर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बाई यहाँ पे जी। तो 2 इंटू यू स्क्वायर, तो ये हो गया 100 इंटू 100 इंटू 3/5 इंटू 4/5 बाई जी 10 से काट दो, और ये हो गया 5, 2 से 10 और ये 5 यहाँ पे 20, तो यहाँ से मुझे शायद होगा 16, यहाँ कितना आ गया 32, यहाँ देखो 2 दूनी 4 हो गया 4 इंटू 20 इंटू 3 इंटू 4, ये कितना हो गया, ये हो गया 12 इंटू 80, तो 960 मीटर आया। मतलब ये जो टोटल डिस्टेंस होगा यहाँ से लेकर के यहाँ, अगर एक्सप्लोजन नहीं होता तो रेंज कितना होता, 960। तो ऑफ कोर्स जब ये रेंज 960 होगा तो ये जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ, ये क्या होगा 960/2, तो ये डिस्टेंस और प्लस 640, तो टोटल डिस्टेंस कितना आ जाएगा 960/2 प्लस 640, तुम इसको करो तो ये आ जाएगा तुमको 480, और जब करोगे 0 8 4 12 8 4 10 1120 मीटर। तो कहने का मतलब हैवियर मास जो है वो 1120 मीटर पर स्ट्राइक करेगा फ्रॉम द लॉन्चिंग पॉइंट। लॉन्चिंग पॉइंट से 1120 मीटर पे हैवियर मास आपका स्ट्राइक कर रहा है। तो ये जो इतना बड़ा कैलकुलेशन और कंसेप्ट हमने बना लगाया, ये एक्चुअली क्या था, इसमें हमने सेंटर ऑफ मास के कंसेप्ट को यूज नहीं किया, लेकिन इसी सवाल को हम लोगों ने कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के प्रिंसिपल से बनाया। अब जहाँ हम लोग इसको सॉल्व करते हैं सेंटर ऑफ मास के कंसेप्ट से, वो इसको और भी आसान बना देगा, और तब आपको रियलाइज होगा कि क्यों हम लोग सेंटर ऑफ मास में इतना इंटरेस्ट लेते हैं। ठीक है, यू विल कम टू नो दैट व्हाई वी आर सो मच इंटरेस्टेड इन द सेंटर ऑफ मास कंसेप्ट। ठीक है, सेंटर ऑफ मास के कंसेप्ट में सबसे पहले एक चीज जान जाओ कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, कोई सिस्टम है, और उस सिस्टम पे अगर कांस्टेंट फोर्स लग रहा है, क्या लग रहा है, कांस्टेंट एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है, कोई सिस्टम है उस पर कांस्टेंट एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है, तो आपको पता है कि m इंटू ए सी एम इज इक्वल टू एफ एक्सटर्नल है। ठीक है, आप जानते हैं इस इक्वेशन से। तो इस इक्वेशन से आप ये रियलाइज कर सकते हैं कि जो सेंटर ऑफ मास का जो एक्सेलरेशन होगा वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो कांस्टेंट एक्सटर्नल फोर्स से सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा। अब अगर मोशन के दौरान उस सिस्टम में इंटरनल फोर्सेस चेंज होते हैं, ठीक है, मोशन के दौरान अगर उस सिस्टम में इंटरनल फोर्सेस का बदलाव होता है, तो क्या होगा कि उसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल आपको रिलेटिवली मोशन में आएंगे। ठीक है, पहले से अलग डायरेक्शन में मोशन में आएंगे, लेकिन उनका सेंटर ऑफ मास, क्योंकि उस पर कॉन्स्टेंट मतलब एक्सटर्नल फोर्स लग रहा था, तो उनका सेंटर ऑफ मास जो है वो जैसे पहले मूव कर रहा था लॉज को फॉलो करता हुआ, वैसे ही बाद में भी मूव करेगा। इस चीज को हम एक एग्जाम्पल, इसी सवाल के एग्जाम्पल से समझते हैं कि अगर कोई प्रोजेक्टाइल है, ठीक है, यहाँ से इस प्रोजेक्टाइल को हमने थ्रो किया 37 डिग्री के एंगल पे, तो ऑफ कोर्स ये प्रोजेक्टाइल कैसा पाथ फॉलो करेगा, ऐसा पाथ फॉलो करेगा। ठीक है, इट विल फॉलो दिस पाथ, ये सबको पता है। और साथ में जो प्रोजेक्टाइल का सेंटर ऑफ मास है वो भी इस पैराबोलिक पाथ को फॉलो करेगा, ये भी आप लोग जानते हैं। अब क्या होगा कि यदि मान लो हाईएस्ट पॉइंट पे एक्सप्लोजन होता है, हाईएस्ट पॉइंट पे अगर एक्सप्लोजन होता है, तो इस पे देखो कि इस ऑब्जेक्ट पे जो है सो एक्सटर्नल फोर्सेस जो ग्रेविटी है जी है थोड़ा, और ये ग्रेविटी क्या है, तो कांस्टेंट है। तो यदि ये ग्रेविटी कांस्टेंट मतलब एक्सटर्नल फोर्स है, कांस्टेंट एक्सटर्नल फोर्स है, तो जब यहाँ पे इंटरनल फोर्स की वजह से एक्सप्लोजन होगा, एक पार्ट बनेगा, दूसरा पार्ट बनेगा। ठीक है, तो ये दोनों पार्ट्स क्या होंगे, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को फॉलो करेंगे और अकॉर्डिंगली जो है सो अलग अलग वेलोसिटी से मूव करेंगे। जैसे कि सवाल में कह रहा है कि एक पार्ट तो रेस्ट में आ गया, तो यहाँ पे ये डायरेक्टली नीचे आके गिरा, और दूसरे पार्ट के पास ऑफकोर्स ज़्यादा वेलोसिटी होगी, तो ये इस ट्रैजेक्टरी को नहीं फॉलो करेगा, इस ट्रैजेक्टरी को फॉलो नहीं करेगा, वो जो है वो ज़्यादा वेलोसिटी से जो है इस ट्रैजेक्टरी को फॉलो करता हुआ कहीं यहाँ गिरेगा। ठीक है, तो यहाँ जो एक चीज़ मैं समझाना चाह रहा हूँ कि ये जो इसके अंदर जो दो ऑब्जेक्ट में ये टूट गया, दो पार्ट में ये टूट गया, और दो पार्ट में टूटने के बाद
ये जो ऑब्जेक्ट है वो अलग अलग डायरेक्शंस में मोशन में आ गए, लेकिन इनका जो, चूंकि इस पे कांस्टेंट फोर्स लग रहा था, इसलिए इनका जो एक्सेलरेशन जो होगा सेंटर ऑफ मास कांस्टेंट होगा, इसीलिए जो पाथ ये पहले फॉलो कर रहा था इसका सेंटर ऑफ मास, वही बाद में भी फॉलो करता हुआ स्ट्राइक करेगा। तो मतलब क्या है कि भले ही दो पार्टिकल एक एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे ऐसे फॉल करेंगे, ठीक है, लेकिन इनका जो सेंटर ऑफ मास है वो कुछ इसी ट्रैजेक्टरी को फॉलो करेगा और गिरेगा। मैं फिर से इस चीज को रिपीट करना चाहूंगा कि जब एक्सप्लोजन हुआ तो ऑफ कोर्स क्या होगा कि कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल का वेलोसिटी अलग अलग होगा, ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को फॉलो करेगा। अब हो क्या रहा है कि चूंकि इस पे एक क्या लग रहा था, कांस्टेंट एक्सटर्नल फोर्स एक्ट कर रहा था इस प्रोजेक्टाइल पे, जो ग्रेविटी था डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और ग्रेविटी अगर कांस्टेंट एक्सटर्नल फोर्स एक्ट कर रहा है तो एक्सेलरेशन जो होगा सेंटर ऑफ मास का वो कांस्टेंट होगा। तो इसलिए जो ट्रेजेक्टरी हमारा सेंटर ऑफ मास पहले फॉलो कर रहा है, ये जो है ट्रेजेक्टरी सेंटर ऑफ मास ही का तो है ये ट्रेजेक्टरी, वही ट्रेजेक्टरी वो तब भी फॉलो करेगा जब वो एक्सप्लोर होकर के दो पार्ट में बढ़ जाएगा और नीचे गिर रहा होगा। यही चीज़ मैं यहाँ दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये एक्सप्लोर हो गया। जैसे मान लो इंस्टेंटेनियसली पार्टिकल यहाँ है किसी पर्टिकुलर टाइम पे और यहाँ है, तो इनका जो ये लाइन ज्वाइनिंग है, इनके जो सेंटर ऑफ मास यहाँ लाई करेगा। उसी तरह से मान लो पार्टिकल यहाँ आया और यहाँ आया, तो इंस्टेंटेनियस सेंटर ऑफ मास जो है वो यहाँ लाई करेगा, वो इस ट्रेजेक्टरी को फॉलो करेगा। जो इनिशियल जो ट्रेजेक्टरी था उसी को फॉलो करता हुआ ये गिरेगा जो है। तो यही है सेंटर ऑफ मास का कॉन्सेप्ट। अब इस कॉन्सेप्ट में देखो तो हमारा सवाल क्या पूछ रहा है कि फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम द लॉन्चिंग पॉइंट टू द पॉइंट वेयर द हैवियर पीसेस लैंड। सबसे पहले बात ये बताओ कि सेंटर ऑफ मास यहाँ स्ट्राइक करेगा, जो बेसिकली क्या होगा, तो रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल होगा आर, ठीक है। ये क्या होगा, सेंटर ऑफ मास यहाँ स्ट्राइक किया तो वो क्या होगा, रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल विच इज थ्रोन एट ए स्पीड ऑफ 100 मीटर एंड एट 37 डिग्री। तो रेंज क्या होता है, रेंज जो होता है प्रोजेक्टाइल का वो क्या होता है, रेंज होता है u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, जिसको हम लोग लिख सकते हो 2 इंटू यू स्क्वायर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बाई जी। तुम इसको लिखो 2u मतलब 100 इंटू 100, जी हो गया 3/5 इंटू यहाँ पे 4/5 बाई यहाँ पे जी 10 हो गया। 10 से 10 ये कट जाएगा और 5 से ये 20 हो गया और ये 5 से ये 2 हो गया, तो कितना हो गया 480 मीटर। 400 यही ना हुआ, गलती कर रहा हूँ क्या, इसको ऐसे लिखो ना 160 इंटू 12, ठीक है, यही ना होगा। ये कितना हो गया, 80 इंटू 12, तो ये 960 मीटर आया। तो कहने का मतलब जो ये जो रेंज हुआ, मतलब सेंटर ऑफ मास का जो पोजीशन हुआ ये हुआ, तो यहाँ से ये 960 मीटर पे सेंटर ऑफ मास स्ट्राइक कर रहा है, ठीक है। अब देखो यहाँ से इसमें साफ मेंशन है कि एक पार्टिकल जो है उसका वेलोसिटी यहाँ 0 हो जाता है, vx यहाँ 0 हो जाता है, तो ये वर्टिकली डाउनवर्ड ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में यहाँ आकर के गिरता है। तो ऑफकोर्स ये जो डिस्टेंस है ये कितना हो जाएगा, ये रेंज का आधा होता है, मतलब 960/2, तो कितना हो गया 480 मीटर। और हम ये मानते हैं कि दूसरा पार्टिकल जो है वो हमारे इस ओरिजिन से x2 डिस्टेंस पे मान लो स्ट्राइक करता है, ठीक है। ये x2 डिस्टेंस पे ये पार्टिकल यहाँ स्ट्राइक किया। तो अब बताओ कि सेंटर ऑफ मास का पोजीशन हमको पता है, ये है एक्सियम, सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट मुझे पता है। एक पार्टिकल जो है उसका कोऑर्डिनेट 480 मीटर है और दूसरा पार्टिकल का कोऑर्डिनेट मुझे नहीं पता, वो x2 है। अब मुझे निकालना है तो मुझे पता है कि सेंटर ऑफ मास जो है एक्सियम क्या होता है, m1 इंटू x1 प्लस m2 इंटू x2 बट्टा m1 प्लस m2। एक्सियम की वैल्यू कितनी है भाई, 960 मीटर, ठीक है, तो 960 मीटर। और ये m1 की वैल्यू कितनी है, तो मैं मान रहा हूँ कि 1:3 में गिरा है, तो एक यदि m है तो दूसरा क्या हो जाएगा, थ्राइस ऑफ m होगा, तभी 1:3 का फॉलो होगा। तो ये हो गया m और इंटू x1 जो है, ये x1 है, तो ये हो गया 480 प्लस m2। देखो तो m2 का जो मास है वो थ्राइस ऑफ m है, 3 ऑफ m इंटू x2। मैंने माना ही है कि ओरिजिन से दूसरा हैवियर पार्टिकल x2 डिस्टेंस पर ड्रॉप होता है, तो इंटू x2 और बाई
m प्लस यहाँ से 3 टाइम्स ऑफ m। तो यहाँ से देखो ये 960 ये हो गया, m कॉमन ले लोगे तो ये कितना हो जाएगा 480 प्लस थ्राइस ऑफ x2 बट्टा यहाँ पे 4 टाइम्स ऑफ m, तो m से m कट गया। तो अब चलो यहाँ पे 960 इंटू 4 इज इक्वल टू 480 प्लस 3x2, तो यहाँ होगा 038, ठीक है, और माइनस 4 480 इज इक्वल टू 3x2। तो जब माइनस का होगा तो ये कितना हो जाएगा, ये 3360 बराबर 3 टाइम्स ऑफ x2। जब x2 निकालोगे तो कितना हो जाएगा 3360 बाई 3, तो 1120 मीटर। मतलब ये जो भाग्यर पार्टिकल है वो यहाँ से 1120 मीटर पे आकर के स्ट्राइक करेगा। तो ये तो बहुत सिंपल था। पहले वाले सवाल में पूरा प्रोजेक्टाइल को ला करके यहाँ रखना पड़ा। इस वाले सवाल में बेसिक यही कंसेप्ट लाया गया कि चूंकि एक्सटर्नल फोर्स जो इस प्रोजेक्टाइल पे लग रहा है वो क्या है, कांस्टेंट है। तो जब ये फोर्स कांस्टेंट होगा तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा, और अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा तो जिस नियम के तहत पहले सेंटर ऑफ मास मूव कर रहा था उसी नियम के तहत बाद में भी मूव करते रहेगा, इसके बावजूद कि उसके इंटरनल फोर्स की वजह से उसमें कुछ बदलाव हो रहे हो। जैसे यहाँ देखो तो इसमें इंटरनल फोर्सेस की वजह से एक्सप्लोजन हुआ, तो पहले का जो सेंटर ऑफ मास का ट्रैजेक्टरी ये था, एक्सप्लोजन के बाद भी सेंटर ऑफ मास का ट्रैजेक्टरी यही रहने वाला। मैंने दिखाया भी है कि हर इंस्टेंटेनियस टाइम पे अगर आप देखो, अगर मान लो पार्टिकल यहाँ है गिरने से थोड़ा देर पहले और यहाँ है, तो जब इस लाइन को जोड़ोगे तो ये होगा इसका सेंटर ऑफ मास का पोजीशन। सेंटर ऑफ मास एक्सप्लोजन के बाद भी जो सिस्टम है, ये दो मासेस का जो सिस्टम है उसका सेंटर ऑफ मास इसी ट्रैजेक्टरी को फॉलो कर रहा है, और इसी कंसेप्ट पे बेस हम लोगों ने इस सवाल का सॉल्यूशन ढूंढा है। आई होप कि इन चीज़ों से आपका एक ओवरव्यू, एक अंडरस्टैंडिंग अच्छा बन रहा होगा सेंटर ऑफ मास को लेकर के। अगर प्रॉब्लम्स हो तो आप प्लीज़ कमेंट करें, एंड थैंक यू।